अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेई एडवांस फिजिक्स 2026 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 4। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड radius of curvature of the curved surfaces 20 centimeter each is immersed in a liquid of refractive index NL। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास आप मान के चलिए कि एक लिक्विड है। तो इस तरीके से लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस एक ही चीज होती है। मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स। कुछ इस प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हमने एक लिक्विड के अंदर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है एन एल। एन एल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। उस लिक्विड के अंदर हमने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस को इमर्स किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो मैं एन जी मान लेता हूँ 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन एज 1.5। एंड ये जो भी डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेसेस 20 सेंटीमीटर। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो फ्री एयर या एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि एक लिक्विड के अंदर मौजूद है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो थोड़ी सी बदल जाएंगी। वो हम डिस्कस करेंगे। अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। द करेक्ट प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द पावर इन द यूनिट्स ऑफ डायोप्टर एज अ फंक्शन ऑफ एनएल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि पावर ऑफ द लेंस एज अ फंक्शन ऑफ एनएल ये हमको कैलकुलेट करना है। एनएल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो पावर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटाएंगे तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस भी गिवन है। जैसे अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ा रहे हैं पावर घटती जा रही है। तो ये थोड़ा सा नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ऑप्शन बी में भी पावर लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम बढ़ाने से पावर घट रही है, बट यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन हमको देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन सी में तो हमको एक अलग ही प्रकार का बिहेवियर देखने को मिल रहा है जहाँ पे कि 1.5 विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, वहां पे हमको एक एसिम्प्टोट देखने को मिल रहा है। अगर सराउंडिंग मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के करीब कर दें तो पावर इन्फिनिटी को टेंड करेगी। एंड ऑप्शन डी में भी कुछ ऐसा बिहेवियर हमको देखने को मिल रहा है। नो विच वन इज द करेक्ट आंसर, लेट अस डिकोड दैट। अब हम इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके सॉल्व करेंगे। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा क्योंकि इस वीडियो का पर्पस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना, उन कॉन्सेप्ट्स को फील करना, सो दैट उन कॉन्सेप्ट्स को आप अदर क्वेश्चंस में भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, इट इज बेसिकली द ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मीडियम। ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मीडियम मतलब कि जब भी लाइट किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है तो उस लाइट की स्पीड पे फर्क पड़ता है। एंड that depends on the refractive index. Refractive index offers the optical resistance. So refractive index is basically the optical resistance of a medium.
कुछ मीडियम का ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ऑप्टिकल रेजिस्टेंस होगा। एंड ऑप्टिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट गेट्स अफेक्टेड। जितना ज्यादा ऑप्टिकल रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा स्पीड उसकी कम हो जाएगी उस मीडियम के अंदर। अब हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि अगर मैं लाइट की बात करूं, वैक्यूम में उसकी जो स्पीड होती है वही अगर आप लाइट पानी में ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड घटेगी। बिकॉज उस वो हम इसको फील कर सकते हैं कि वाटर के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस है, जब लाइट मीडियम के थ्रू पास करेगी तो जो वेव्स होंगे, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड पे फर्क पड़ेगा, उसकी स्पीड मंदी होगी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन of the particles of the medium. So now this concept is very clear to us that light, whenever a ray of light travels through a medium, its speed it decreases, and hence we say that the medium offers an optical resistance, and the optical resistance offered by a medium is the refractive index of that medium. Now, different mediums can have different refractive index. कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कैसे करते हैं? सो वी डिनोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप स्मॉल एन या म्यू, इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम या तो स्मॉल एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस सपोज मैं स्मॉल एन यूज कर रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी पाई वी। यहाँ पे सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम and small v is the speed of light in medium. So refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. अब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ रिप्रेजेंट्स द स्पीड, मीटर पर सेकेंड, their units will get cancelled and refractive index is a dimensionless quantity. तो refractive index is a dimensionless number. अब हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात समझते हैं अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक तरीके का मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करेगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। डिफरेंट मीडियम्स विल हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके की इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर्मूले से हमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप घटाते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम बढ़ेगा। इसको फिर से फील करते हैं। देखो, बात ऐसी है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा ऑप्टिकल रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा ऑप्टिकल रेजिस्टेंस होगा स्पीड उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब आप ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम को इंक्रीज कर रहे हो। तो पक्की बात है स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन दैट मीडियम विल डिक्रीज। इसी प्रकार से अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटाने का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटाने का मतलब है ऑप्टिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मीडियम को कम करना। अगर आप ऑप्टिकल रेजिस्टेंस कम कर रहे हो तो पक्की बात है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विल इंक्रीज। अब यहाँ पे हम एक और काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, इट इज द फास्टेस्ट स्पीड
अटेनेबल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज नहीं ट्रैवल कर सकता है। द फास्टेस्ट स्पीड अटेनेबल इन द यूनिवर्स इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो पक्की बात है, जो स्मॉल सी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल वी, बिकॉज स्मॉल वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम can be equal to the speed of light in vacuum, or it can be less, but it can never be more, because we know that speed of light in vacuum is the maximum attainable speed। ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट का यूज करके मैं काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो मैं ये लिख सकता हूँ, C/V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, C/V क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैंने एक बहुत बड़ी चीज प्रूव कर दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब मैंने एक बहुत अच्छी बात बता दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट कैनॉट बी, इट कांट बी लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांट बी लेस देन 1। अब हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब उस सेम मीडियम में डिफरेंट कलर्स की लाइट ट्रैवल कर रही है। उसमें रेड लाइट ट्रैवल कर रही है, उसमें ब्लू लाइट ट्रैवल कर रही है। अब आपको एक बात पता होगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट। मतलब कि अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं तो ब्लू कलर की जो लाइट रे है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेड कलर लाइट रे। अगर किसी लाइट रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो उतना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा ऑप्टिकल रेजिस्टेंस वो फेस करेगा। और जितना ज्यादा ऑप्टिकल रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, जो उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ से मैं एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सेम मीडियम में अगर डिफरेंट कलर की लाइट ट्रैवल करेगी, दे विल एक्सपीरियंस different refractive index. So in the same medium, the refractive index experienced by the blue light will be more as compared to that of the red light। मतलब blue light will experience more resistance, blue light will experience more optical resistance as compared to red light। The reason is that the frequency of the blue light is more. It means this light ray will have some powerful interactions with the particles of the medium, because of which it will face optical resistance, its speed will decrease in that medium, and hence we say that the refractive index of the blue light will be greater than the refractive index experienced by the red light, although both of them are traveling in the same medium। तो देखो, ये जो भी अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, डेफिनेटली उसका इस क्वेश्चन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बट स्टिल, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्वेश्चन तो एक बहाना है रिवीजन करने का। इस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक क्लैरिटी दूंगा। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। एंड उसके साथ साथ मुझे लगता है कि कोई कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने चाहिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, सो दैट ये फैक्ट्स क्या पता आगे किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। तो हम बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फील किया, अब हमको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। Refractive index is basically the optical resistance offered by a medium. It is a property of the medium. It is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. And since it is a ratio of similar quantities, it is a dimensionless number. Refractive index has to be always greater than or equal to 1. It cannot be less than 1. तो moral of the story यही है कि
जो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी, वो लाइट अगर किसी मीडियम के अंदर आ जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग ऑप्टिकल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उस लाइट रे की स्पीड कम हो जाती है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम एक सिनेरियो देखते हैं, मतलब हम दो सिनेरियो देखेंगे। तो पहले सिनेरियो में दिस इज द एयर एंड दिस इज द वाटर। अब हो क्या रहा है, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से ट्रैवल कर रही है। अब देखो, अगर लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो डेफिनेटली हमको ये आभास होता है कि इट शुड ट्रैवल स्ट्रेट। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली, इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि वेन एवर द लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि रादर देन ट्रैवलिंग स्ट्रेट, जैसे ही वो लाइट रे पानी में एंटर करेगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे वो बेंड होगी उसका ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगा। रादर देन गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपको दिखे। तो रिफ्लेक्टेड रे का मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसको मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे। सो दिस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे is the angle of incidence I, small I, and the angle between the refracted ray and the normal is the small r, that is the angle of refraction. तो हमने ये देखा कि इंसिडेंट रे जब भी इंसिडेंट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। इट गेट्स रिफ्रैक्टेड मतलब इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। It does not follow the straight path, rather it bends towards the normal. अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि हमारे पास वाटर है और एयर है। अब जो लाइट है इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो देखने से लगता है कि इट शुड फॉलो अ स्ट्रेट पाथ, बट इट बेंड्स, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। So whenever a ray of light travels from a denser medium to rarer medium, it is seen that it gets refracted away. It bends away from the normal. So this is the incident ray and it is the refracted ray. I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. तो हमने दो दो सिनेरियो डिस्कस किए। अगर रे ऑफ लाइट rarer to denser medium, if it travels, it bends towards the normal, and if the same ray of light it travels from denser medium to rarer medium, as soon as it changes the medium, it bends away from the normal. So this bending of light is refraction of light. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको समझ में आ गया, ये एक फिनोमिना है जो हमको रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जब भी रे ऑफ लाइट it changes the medium, it does not follow the straight path, rather it bends based on the refractive index of the medium. अगर मीडियम डेंस है या रेयर है, इट विल डिसाइड कि वो किस तरीके से बेंड करेगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अब स्नेल्स लॉ हम डिस्कस करते हैं। तो एक मैथमेटिकल लॉ है जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने होता क्या है वो तो समझ लिया, ऑब्जर्वेशन भी हमने देख लिया, बट जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम समझते हैं। So that is the Snell's law. So Snell's law says that refractive index of the first material or refractive index of the first medium or the medium of incidence multiplied by sine of angle of incidence is equals to
refractive index of the medium where the ray of light is getting refracted multiplied by sine of एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज द स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ का ये कहना है कि जो पहला मीडियम है जहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आएगा जो इट विल बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर द रे ऑफ लाइट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड मल्टीप्लाइड बाई द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो दिस इज द स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से आई कैन से दैट n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू साइन r अपॉन साइन i. अब ये जो लॉ है इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल पॉसिबल है. वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा इसीलिए अभी हम उसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं. बस आप इस चीज को फील कर लो कि ठीक है जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात आएगी वहां पे आपको स्नेल्स लॉ जरूर कंसीडर करना है. तो स्नेल्स लॉ का ये कहना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट्स द स्नेल्स लॉ. तो बेसिकली स्नेल्स लॉ को अगर हम एनालाइज करें मैथमेटिकली तो स्नेल्स लॉ इज गिविंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन लाइक हाउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is related with refractive index and angle of incidence. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं स्नेल्स लॉ में. देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज समथिंग विच इज वेरिएबल जिसको हम जो चाहे वेरी कर सकते हैं. बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो वेरिएबल नहीं है. वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. तो स्नेल्स लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज n1 अपॉन n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ आई. तो हमने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे 0 से लेके 90 तक ये वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि साइन की वैल्यू बढ़ती है और 90 के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जितना ज्यादा होगा क्योंकि वो डेंस होगा ना क्योंकि डेंस टू रेयर अगर हम जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा. तो अगर n1 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू n2 तो पक्की बात है r की वैल्यू ज्यादा आएगी. और वो हम फील कर सकते हैं फ्रॉम द सेकेंड डायग्राम क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था कि जब भी डेंस से रेयर में हम जाते हैं तो द लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो स्नेल्स लॉ का हमने मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया. अब इन सारे कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने वाला है इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने देख लिया है. अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्वेक्स लेंस. अब हम कॉन्वेक्स लेंस को फील करेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंडेंट है. उसके बाद हमको हमारे पास सारे टूल्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है उसका फील आ गया और हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फील आ गया. अब हम कॉन्वेक्स लेंस को समझते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस एक ही चीज है. आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. तो जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं तो मैं एक ऐसे लेंस की बात कर रहा हूँ जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स इन नेचर है. अ लेंस समथिंग लाइक दिस. मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ. अब ये जो लेंथ है ए बी, so this length AB is the aperture of the convex lens. तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली आप मान के चलो कि एक ग्लास है जिसके दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं एंड हम ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इट इज नेग्लिजिबल, बहुत पतला होता है सो दैट द डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. तो जो ये
सेंटर है, सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर. We assume the distance between the center of the convex lens and the curved surface is negligible. अब हम कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू कॉन्वेक्स लेंस. हमको दो चीजें तो समझ में आ गई, या दो तीन चीजें हम कह सकते हैं. एक तो कि कॉन्वेक्स लेंस एक ग्लास मटेरियल होता है जिसके दोनों तरफ कर्व्ड सरफेसेस होते हैं एंड बहुत पतला होता है. उसकी जो हाइट होती है ए बी, उसको हम अपर्चर कहते हैं. उसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो उसकी थिकनेस है वो बहुत मिनिमल होती है, नेग्लिजिबल. मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द ओ एंड द surfaces ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इट इज नियरली जीरो. दिस इज एन एजम्पशन विच वी होल्ड, विच वी टेक. अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू कॉन्वेक्स लेंस. सो अब हम डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो बेसिकली देखो, हमने ऑलरेडी देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दो कर्व्ड सरफेस से बना हुआ है. अब वो जो दो कर्व्ड सरफेस है, दे आर द पार्ट ऑफ अ सर्कल. कहने का मतलब ये है कि मैंने दो सर्कल लिया, दोनों का सेंटर होगा. मतलब मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ. लेट अस सपोज ये इनका सेंटर है. अब हमने बेसिकली करा क्या है, मुझे कलर डिफरेंट बनाना चाहिए था. लेट मी ड्रॉ द सर्कल विद अ डिफरेंट कलर. एक मैं ब्राउन बनाता हूँ, एक मैं ब्लैक बनाता हूँ. तो मेरे पास एक ब्राउन सर्कल, एक ब्लैक सर्कल है. अब देखो, अब ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. जो ब्लैक सर्कल है उसका सिर्फ अगर मैं इतना सरफेस ले लूं, देन इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. इसी तरीके से जो ब्राउन सर्कल है उसका अगर मैं सिर्फ इतना सा सरफेस ले लूं, देन इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. तो हमको ये बात अब समझ में आ गई कि जो कॉन्वेक्स लेंस का जो कर्व्ड सरफेस है, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. क्योंकि जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो हम बेसिकली दो कर्व्ड सरफेसेस को जोड़ते हैं. और वो कर्व्ड सरफेसेस हमको कहाँ से मिलता है? सर्कल से मिलता है. जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो जो उस कॉन्वेक्स लेंस में जो कर्व्ड सरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट कर्व्ड सरफेस वी इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. तो अब अगर मैं इसको नेम कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कर्व्ड सरफेस का मैंने नाम कर दिया ए, इस कर्व्ड सरफेसेस को मैंने नाम कह दिया बी. तो जो कर्व्ड सरफेस ए है वो पक्की बात है किसी ना किसी सर्कल से हमको मिला है. इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. अब उसका जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मैं C1 कह देता हूँ. सो नाउ द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जो सरफेस ए है, कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेसेस है, दो कर्व्ड सरफेसेस है ए एंड बी. जो कर्व्ड सरफेस ए आपको दिख रहा है इस कॉन्वेक्स लेंस में, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. उस सर्कल का जो सेंटर है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स लेंस का जो कर्व्ड सरफेस बी है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. उस सर्कल का जो सेंटर है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो वी गॉट टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, C1 एंड C2. अब हम इस कंसेप्ट को कॉन्वेक्स लेंस वाले डायग्राम में लगाते हैं, अप्लाई करते हैं. तो पक्की बात है, ये जो कर्व्ड सरफेस हमको दिख रहा है, ये वाला कर्व्ड सरफेस, दिस वन, इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि ये एक सर्कल से बना होगा. ये जो कर्व्ड सरफेस एक सर्कल से, तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा. तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एंड आई एम कॉलिंग इट एज C1. सिमिलरली ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला, ये वाला कर्व्ड सरफेस, ये भी किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा. और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको मिल जाएगा. इसको मैं कह देता हूँ C2. अब हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? So radius of curvature is basically the distance between the optical center and the center of
कर्वेचर। मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द डिस्टेंस OC1 is the radius of curvature. So distance between the optical center and the center of curvature is the radius of curvature. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। OC1 is one of the radius of curvature. Similarly, OC2 is another radius of curvature. So OC1 and OC2 can be different. जरूरी नहीं है कि they both have to be same because it depends on the curved surface circle. इसको फील करते हैं। तो उससे पहले लेट मी मार्क the radius of curvature in the above diagram. So OC2, OC1, they are the radius of curvature. अब हम कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करते हैं रिगार्डिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं एक छोटा सर्कल लेता हूँ और मैं एक बड़ा सर्कल लेता हूँ। छोटा सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, बड़ा सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि एक छोटे सर्कल और बड़े सर्कल को मिला के भी मैं कॉन्वेक्स लेंस बना सकता हूँ। तो जो ब्राउन सर्कल है उसका मैं ये वाला कर्व सरफेस लूंगा, एंड जो ब्लैक सर्कल है बड़ा सर्कल उसका मैंने ये वाला लिया। तो जो छोटा सर्कल है उसका आप देख रहे हैं कि जो कर्व सरफेस है वो ज्यादा कर्व्ड है, और जो बड़ा सर्कल है उसका कर्व सरफेस उतना चपटा नहीं है, उतना कर्व्ड नहीं है। ये भी हमने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करी। मेरे को दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिले C1 C2 एंड एक ऑप्टिकल सेंटर मिला O। यहाँ से हम डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि OC1 इज मच ग्रेटर देन OC2। तो कहने का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जरूरी नहीं है कि दोनों साइड सेम हो। कॉन्वेक्स लेंस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट, एंड दैट वी सॉ। यहाँ पे हमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमने ये देखा कि ये जो सरफेस है इट इज हाई कर्वेचर। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, हाई कर्वेचर। कर्वेचर मतलब बेंडिंग, तो ये जो सरफेस है हाई कर्वेचर है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर लो होगा तो द बेंडिंग विल बी हाई। मतलब स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल इंप्लाइज हाई कर्वेचर, एंड स्मॉल सर्कल का मतलब है स्मॉल आर। क्योंकि ये तो पक्की बात है भाई, सर्कल अगर छोटा होगा तो उसका रेडियस छोटा होगा। तो जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा तो आप समझ जाना कि ये सर्कल छोटा है, और जब सर्कल छोटा होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी, और जब सरफेस का कर्वेचर ज्यादा होगा, हाई कर्वेचर, बेंडिंग ज्यादा होगी, तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सरफेस की बात करें तो यहाँ पे ये उतना ज्यादा बेंड नहीं है, एक तरीके का फ्लैट है ये, तो इट इज लो कर्वेचर, एंड दिस सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ब्लैक सर्कल जो कि बड़ा सर्कल है। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्ज सर्कल और बिग सर्कल इंप्लाइज लो कर्वेचर। लार्ज सर्कल का मतलब लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, लार्ज रेडियस। सो लार्ज रेडियस इंप्लाइज लो कर्वेचर। और जब ये सरफेस फ्लैट होगा, यहाँ पे बेंडिंग कम होगी, तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा, लेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेस बेंडिंग ऑफ लाइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल समझ में आ गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, एंड हमने उसको डिटेल में एनालाइज किया। अब इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन में ये गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ बोथ द कर्व्ड सरफेसेस आर सेम। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में जो डबल कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, उसकी खासियत ये है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स द डिस्टेंस जो डबल कॉन्वेक्स लेंस गिवन इन द क्वेश्चन है, उसका डिस्टेंस मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, आई एम कॉलिंग इट O. It will have two center of curvatures because of the two curved surfaces C1 and C2. Now, one very interesting fact we got to know about in the question is OC1 is equal to OC2 is equal to 20 centimeter, because OC1 and OC2 both are the radius of curvature and it is given as 20 centimeter. अब एक और टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं। A straight imaginary line passing through both the center of curvatures and the optical center of the convex lens is the principal axis. तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट line, this is the principal axis. So it is an imaginary line which passes through both the center of curvatures and also the optical center of the convex lens. This is a principal axis. अब विद रिगार्ड्स टू प्रिंसिपल एक्सिस हमको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, और मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी। अब उस कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा होगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर एंड दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। अब मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है विच इज पासिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको पता है कि जहाँ भी रे ऑफ लाइट पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर में हम नॉर्मल बनाते हैं। जैसे ही रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से मिलती है, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंड उसका एंगल कैलकुलेट करते हैं, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। तो जब भी कोई भी इंसिडेंट रे, इफ इट इज along the principal axis, then the angle it is making is 90 डिग्री। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कोई सरफेस भी, मतलब मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, मीडियम चेंज हो रहा है, सॉरी, क्योंकि ग्लास के अंदर लाइट एंटर कर रही है, तो ए टू ग्लास हम कह सकते हैं। तो मीडियम तो चेंज हो रहा है, वो मैं बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जब भी ऐसा होता है तो लाइट बिल्कुल भी बेंड नहीं होती है, इट ट्रैवल स्ट्रेट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे, इट passes along the principal axis, if it travels along the principal axis, then it will pass through the convex lens unbent. तो ये भी हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन में डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए। अब हम एक टर्मिनोलॉजी और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फोकल लेंथ। तो देखो, आइडिया ऐसा है कि लेटर सपोज आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। अब अगर इफ एनी रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis hits the convex lens, and when it will get refracted, it will hit a point. एंड मतलब ये पाया गया है कि जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज बनाते हैं, पास कराते हैं टू द कॉन्वेक्स लेंस, दे ऑल मीट एट अ पॉइंट। ये काफी इंटरेस्टिंग ये प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स लेंस की। whenever the rays which are parallel to the principal axis, when those rays are incident on a convex lens, they always meet at a point, and that point is the principal focus. That point is the principal focus of the convex lens. तो अब प्रिंसिपल फोकस का मतलब हमको समझ में आ गया। ये जो पॉइंट है, इट इज अ प्रिंसिपल फोकस। तो दिस पॉइंट एफ इज द प्रिंसिपल फोकस।
मतलब कि जब भी incident ray are parallel to the principal axis, always they will meet at a point, and this is applicable in both the directions. मतलब कि मैं फिर से कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ एंड एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ. नाउ दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. these are the center of curvatures. This is the O, this is the C1, this is the C2. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस दिशा से रेस को इंसिडेंट कर रहा हूँ. तो भी मैं देखता हूँ कि दे गेट कंसंट्रेटेड, दे ऑलवेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट. The rays which are incident parallel to the principal axis, after getting refracted, they will meet at a common point, and that is the principal axis of the convex lens. And हमने ये प्रूव कर दिया कि principal axis it exists in both the sides of the convex lens. क्योंकि आप किसी भी दिशा से अगर आप लाइट इंसिडेंट लाइट को प्रोजेक्ट करोगे, you will get a principal focus. So this is the principal focus on both the sides of the convex lens. Now the distance between the principal focus and the optical center is the focal length. So this OF, तो focal length क्या होता है? Distance between the optical center and the principal focus. That is the focal length. तो focal length का भी कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया. फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, आप पैरेलल रेस जब इंसिडेंट करोगे, वो पैरेलल रेस आफ्टर traveling through the convex lens, they always meet at a common point, and the distance of that common point from the optical center is the focal length. तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल फोकस होगा. मैं इसको F1 F2 कह देता हूँ. So let us suppose this is F1, this is F2, and the distance of the optical center with the principal focus is the focal length. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे डिस्कस करनी है रिगार्डिंग द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ जो है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. मतलब कि यू कैनॉट अल्टर द फोकल लेंथ बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. मतलब फोकल लेंथ एक ये प्रॉपर्टी है किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की एंड द सराउंडिंग मीडियम की. तो जब सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करके आप फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हो. सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करके आप फोकल लेंथ को बदल सकते हो, या फिर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को बदल दिया या उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बदल दिया, तो आप फोकल लेंथ को बदल सकते हो. आप जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो लाइट सोर्स है, उसके डिस्टेंस को वेरी करके आप फोकल लेंथ नहीं बदल सकते. तो focal length is a property of the lens and also the medium on which the lens is placed. So this is also a very important fact about the focal length. तो अब हमको एक और बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया फोकल लेंथ का. अब आपके पास सारे टूल्स आ गए हैं जिससे कि अब हम कॉन्वेक्स लेंस को मैथमेटिकली एनालाइज कर सकते हैं. अभी तो हमने कॉन्वेक्स लेंस को फील किया, हमको आइडिया लगा कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है, एंड कुछ हमने इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज देखी, हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी. अब हम कॉन्वेक्स लेंस को मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे. तो कॉन्वेक्स लेंस में बेसिकली दो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं. एक कुछ ऐसा होता है, एक ऐसा होता है. मतलब मैंने दोनों कर्व्ड सरफेसेस को मैंने अलग अलग लिख लिया है. मैं इनको अलग अलग तरीके से एनालाइज करूंगा. इसको मैं कह देता हूँ ए बी, इसको मैं कह देता हूँ सी डी. तो हम ए बी एंड सी डी को अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, इंडिपेंडेंटली एनालाइज करेंगे. तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट होगी मैं उसको ए बी से हिट कराऊंगा. तो कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है विच विल हिट द
spherical surface at this point. When it will hit the spherical surface at this point, it will get refracted because surrounding medium का refractive index अलग है, और ये जो ये यहाँ मटेरियल बदल गया क्योंकि इट इज इनसाइड द ग्लास. तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल. नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ए बी जो कर्व्ड सरफेस है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, वी नो दैट. एंड वी नो दैट उसका सेंटर, मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक रफ एस्टिमेशन, यहाँ पे कहीं पे होगा. अगर यहाँ पे है तो अब मुझे करना क्या है, सिंपली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड उसी लाइन जो होगी दैट विल बी द नॉर्मल. अब ये जो रे ऑफ लाइट है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. एंड हमने देखा कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. एंड इफ इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी. तो ये तो कहानी हो गई पहले कर्व्ड सरफेस. इसको अब मैथमेटिकली हम एनालाइज करेंगे. उससे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर हम दूसरे कर्व्ड सरफेस की कहानी देखें. अच्छा, उससे भी पहले हम डिस्टेंसेस को मार्क कर लेते हैं. लेट अस मार्क द डिस्टेंसेस. तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस या ऑप्टिकल सेंटर आप कहेंगे तो इट विल बी यू. तो ये डिस्टेंस यू होगा. एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज विद ऑप्टिकल सेंटर, इसको मैं वी डैश मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी डिस्टेंस है इसको मैंने वी डैश मान लिया जहाँ ये इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मैंने यू मान लिया. अब ये जो इमेज बन रही है फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि जो ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है ये दूसरे सरफेस से जाके टकराएगी. तो तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दूसरे सरफेस को विजुअलाइज करें तो वहां पे एक ये जो भी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे ऐसे आके टकराएगी. एंड इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ. तो एक्सटेंड करने पे मेरे को मिलेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट ओ डैश है वहां से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है, इसलिए वर्चुअल है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ओ डैश से मैं एक लाइट फेंक रहा हूँ, बट एक्चुअली जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके आ रही है. ठीक है. अब यहाँ पे हम इसको एनालाइज करते हैं. इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा. तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर. तो ये नॉर्मल हो जाएगा. अब आप एक बात बताइए कि अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है ये डेंसर टू रेयर मीडियम. तो जब भी डेंसर टू रेयर मीडियम होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो मैं रिफ्रैक्टेड रे का कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ. तो कुछ इस तरीके से ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब यहाँ पे अगर हम नोटेशन देखें तो ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ ओ डैश फ्रॉम द सरफेस, ये तो वी डैश हो गया, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनी है ना, तो वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हमको पता ही है, वी डैश है. So the distance of the virtual image from the optical center is v dash. तो एंड वो जो वर्चुअल इमेज बनी है दैट विल बी द ऑब्जेक्ट. तो सेकेंड सिनेरियो में जो ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर हैज टू बी वी डैश. इट इज मेकिंग सेंस. एंड जो फाइनल इमेज बनी है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज वी. तो इस तरीके से कुछ कहानी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है. अब हम क्या करते हैं, एक सिनेरियो को मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, एंड उससे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड उस रिजल्ट्स को हम दूसरे सिनेरियो में अप्लाई करके एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. एंड वो फॉर्मूला हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा. तो लेट अस डू दैट. अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करता हूँ. थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ. मतलब एक स्पेरिकल मिरर है मेरे पास. ये सपोज करो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है ओ, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आके टकराएगी। एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम पे जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट rather देन गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसको मैं, अब यहाँ पे अगर हम एंगल्स को एनालाइज करें तो द एंगल विच द इंसिडेंट रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल इज आई, द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल इज आर। इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, और इसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ। अब यहाँ पे अब हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। अब एक बात आप बताइए कि हमको एक फॉर्मूला पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो मैं कह सकता हूँ कि आई जो होगा वो, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आई इज अल्फा प्लस डेल्टा। बिकॉज एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, मैं इसको अभी नेम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल। एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है तो आई कैन से दैट आई इज विच इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंड इफ डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल आई कैन से दैट डेल्टा इज बीटा प्लस गामा, विच मीन्स आई इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि n1 विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम multiplied by sine of angle of incidence has to be equal to n2 multiplied by sine of angle of diffraction। अब हम यहाँ पे एक एजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो भी कर्व्ड सरफेस है वो एक तरीके का फ्लैट है, मतलब बहुत बड़े सर्कल का हमने एक बहुत छोटा टुकड़ा लिया है, जिसकी वजह से साइन आई को आई कैन ट्रीट इट एज आई, एंड साइन आर को आई कैन ट्रीट इट एज आर। सो आई विल गेट n1 into I is equal to n2 into r. So I can say that n1 I is alpha plus delta. It is equal to n2 r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस बीटा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे दोनों में डेल्टा वाला टर्म कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसको शफल कर सकता हूँ। सो आई कैन जस्ट राइट n1 अल्फा, ये लाइक माइनस n2 बीटा, यहाँ आएगा तो प्लस n2 बीटा हो जाएगा। यहाँ से मैंने डेल्टा कॉमन ले लिया, क्योंकि n2 डेल्टा माइनस n1 अल्फा, सॉरी n1 डेल्टा, सो डेल्टा कॉमन ले लिया तो n2 माइनस n। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो भी एंगल है इसका मैं tan ले सकता हूँ, क्योंकि जब ये सरफेस फ्लैट होगा तो दिस एंगल विल बी नियरली, आई कैन टेक इट द tan ऑफ इट। तो अब अगर मैं हाइट की बात करूँ, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर लिया, उससे पहले इसको फॉर्मूले में मैं लिख देता हूँ to avoid the confusion. So what I am trying to do is, instead of alpha I can write tan alpha. So n1 into tan alpha plus n2 into tan beta, it will be equal to n2 minus n1 tan delta। अब हमको tan अल्फा tan बीटा और tan डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ट्राइंगल को देखें तो हाइट को मैं h मान लेता हूँ। सो tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो h अपॉन, सो बेस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, एंड सिंस वो अदर डायरेक्शन में है इट विल बी माइनस यू। आपको साइन कन्वेंशन भी मैं बता देता हूँ। देखो देखो, आइडिया ऐसा है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है इस दिशा में, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव एक्सिस एंड दिस विल बी पॉजिटिव।
तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस इज माइनस यू। tan बीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि इस पॉइंट पे इमेज बन रही है, इसको मैं आई कह देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस होगा इट विल बी माइनस यू, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस इज प्लस वी। तो यहाँ पे आ जाएगा वी, और tan डेल्टा क्या हो जाएगा, जहां से नॉर्मल निकलता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द सरफेस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगा h अपॉन आर। तो अब यहाँ से ना we can cancel out all the h, so we will get n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r। तो ये पहले सिनेरियो के लिए। तो जब भी कर्व्ड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है तो इस तरीके की इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिख सकता हूँ। तो पहले सिनेरियो के लिए ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस सिनेरियो में ना जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ले लेता हूँ एन एल। तो N2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन जी, और यहाँ पे V होगा V डैश इस सिनेरियो में, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, माइनस सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा NL अपॉन U, जो ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस है, इट इज एन जी माइनस NL बाई आर। क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्ट, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। अब जो दूसरा सिनेरियो है वहां पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो दूसरे सिनेरियो का फॉर्मूला मैं नीचे लिख लेता हूँ, या मैं यहाँ साइड में फिट करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू फिट इट हियर। दूसरे सिनेरियो का फॉर्मूला, अब देखो दूसरे सिनेरियो में दिस विल बी n1, दिस विल बी n2, सो विच इज nl एंड दिस इज ng। The formula is n2 by v, so n2 is nl, so nl by v। तो यहाँ पे v तो v रहेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस इज v, माइनस n1 इज ng अपॉन, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द v डैश, क्योंकि वर्चुअल इमेज इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस सिनेरियो, सो v डैश, इट विल बी nl माइनस ng बाई r2। तो हमको दो इक्वेशंस मिल गए। अब यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट होगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो लेट अस ऐड द टू इक्वेशंस। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ दोनों इक्वेशंस को। तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक साथ ऐड कर लूंगा और राइट हैंड साइड को मैं एक साथ ऐड कर लूंगा। तो हमको इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो दोनों साइड्स को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एन जी बाई वी डैश, एक प्लस है एक माइनस है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड यहाँ पे एन एल हम कॉमन ले सकते हैं। तो एन एल आई कैन टेक आउटसाइड, that is the refractive index of the surrounding medium, so it will become 1 by v minus 1 by u, it is equal to, अब यहाँ पे जैसे एन जी एन एल दोनों सेम टर्म्स हैं, अगर मैं एन जी माइनस एन एल को कॉमन ले लूँ इन द न्यूमरेटर, देन व्हाट आई विल गेट इज 1 अपॉन R1, एंड ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस एन जी माइनस एन एल, तो आई विल गेट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, एन जी माइनस एन एल अपॉन एन एल, 1/R1 माइनस 1/R। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, मतलब एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट डिस्कस कर रखा है कि जब भी रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
मतलब कि अगर आपका सरफेस कुछ इस तरीके का है, और इंसिडेंट अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल ऑलवेज मीट at the principal focus. It's the property. All the incident rays parallel to the incident axis will meet at the common point, that is the principal focus, and the distance of that common point from the surface is the focal length. तो पक्की बात है इस सिनेरियो में स्मॉल v तो आपका f हो जाएगा, स्मॉल f, दैट इज द फोकल लेंथ, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, इट इज इंफिनिटी, बिकॉज अगर कोई रे ऑफ लाइट parallel है to the principal axis, we assume that it is infinity. The distance of the light sources from the surface is infinite. तो u हो जाएगा इनफाइनाइट, और जब u इनफाइनाइट होगा तो f आपका हो जाएगा, v हो जाएगा f, एंड 1/infinity is 0. तो हमको फाइनल फॉर्मूला जो मिलेगा वो मिलेगा 1/f इक्वल्स टू Ng-NL/NL 1/R1 - R2, and this is a very popular formula, लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव कर लिया. अब इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर दे आर सेम. अब हम क्या करते हैं कि वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन में डबल कॉन्वेक्स लेंस गिवन है उसको हम एनालाइज करेंगे विद दिस फॉर्मूला, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट वी विल गेट इज, विल गेट 1/f is equal to, the refractive index of the glass is given as 1.5 minus NL/NL. एंड अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नेगेटिव साइड में होगा, एक आपका पॉजिटिव साइड में होगा, एंड इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. अब अगर आपको पावर डायोप्टर में कैलकुलेट करना है तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.2. तो R1 आपका पॉजिटिव साइड में तो +0.2, एंड R2 आपका नेगेटिव साइड में, क्योंकि दोनों साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, तो इट विल बी -0.2. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक 2/0.2, सो इट विल बी लाइक 10. तो 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल इक्वेशन में लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, 1/f इक्वल्स टू 15/NL - 10. अब हमको इस इक्वेशन को एनालाइज करना है. अगर हमने इस इक्वेशन को एनालाइज कर लिया तो हमारा काम बन गया. अच्छा, उसको अभी हम करेंगे, उसके साथ साथ पावर को समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पावर पूछा है कि हाउ द पावर इज डिपेंडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. तो अब एक कंसेप्ट और हमको समझना है, पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. उसके बाद, क्योंकि ये इक्वेशन हमको ऑलरेडी मिल चुका है, इस इक्वेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन डिराइव कर लिया था, 1/f इज इक्वल्स टू 15 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम -10. अब इस इक्वेशन को हमको एनालाइज करना है. तो इस इक्वेशन को एनालाइज करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय पावर. पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है बेंडिंग पावर ऑफ लेंस. बेंडिंग पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है बेंडिंग पावर ऑफ लेंस. किसी भी लेंस की जितनी ज्यादा बेंड करने की पावर होगी, मतलब जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको जितना ज्यादा वो बेंड कर पाएगी उतना ज्यादा लेंस पावरफुल होगा. तो पावर ऑफ लेंस इज बेंडिंग पावर ऑफ लेंस. अब देखो बात ऐसी है, अगर हम कॉन्सेप्शुअली इसको एनालाइज करें तो हमारे पास एक लेंस है, उसकी बेंडिंग पावर अगर हम मैथमेटिकली एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं कि अगर वो जितना ज्यादा बेंड करेगा उसका फोकल लेंथ उतना कम होगा. मतलब हम पैरेलल रेज ले रहे हैं और हमने एक लेंस लिया, और जैसे हमने लेंस लिया हमने पैरेलल रे प्रोजेक्ट किया, लाइक द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
and definitely it will meet at a point, and that point is the distance of that point from the optical center is the focal length. So let us suppose this is the optical center, this is the principal focus. So this distance is the focal लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. अब अगर किसी लेंस की बेंडिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, फोकल लेंथ उतना कम होगा. ये बिल्कुल बात हमको समझ में आ रहा है. अगर मान के चलो कि कोई लेंस ने इतना ज्यादा बेंड कर दिया, इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसका फोकल लेंथ कम आया, तो बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस इज रिलेटेड विद द फोकल लेंथ. जितना ज्यादा बेंडिंग पावर होगा, फोकल लेंथ उतना कम होगा. तो इनवर्स रिलेशन है. तो अब मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं, द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. एंड अगर आपका सराउंडिंग मीडियम, अब उसको भी हम डिस्कस करते हैं. तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. जितना ज्यादा लेंस पावरफुल होगा, उतना ज्यादा वो रे ऑफ लाइट को बेंड करेगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ उतना कम होता जाएगा. तो फोकल लेंथ के मेजर से मैं पावर ऑफ लेंस के बारे में बता सकता हूँ. अच्छा, अब ये जो बेंडिंग पावर है, इट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग मीडियम. क्योंकि अगर सराउंडिंग मीडियम आपका वैक्यूम है या फिर एयर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट अफेक्ट द बेंडिंग पावर. बट अगर आप मान के चलो कि ये सेम एक्सपेरिमेंट आप किसी पानी के अंदर कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म द सेम एक्सपीरियंस इनसाइड द वाटर, या कोई एक ऐसा मटेरियल जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पानी लेके चलते हैं. अब होगा क्या, अब होगा क्या कि ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इट विल गेट अफेक्टेड. वाई इट विल गेट अफेक्टेड, लेट अस अंडरस्टैंड. क्योंकि यहाँ से अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगर आप यहाँ से कोई एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो अब जो ग्लास है और जो सराउंडिंग मीडियम है, उनका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कम हो गया. कम होने की वजह से बेंडिंग कम होगी. अब रे ऑफ लाइट कम बेंड करेगा. क्यों? क्योंकि अब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया. अब इतना बेंड करने की जगह पे वो कम बेंड करेगा. जब कम बेंड करेगा तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा. अब हम इसका दोष लेंस को नहीं दे सकते. फिर से मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अब बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, the ray of light will bend less. Because of that, focal length will increase, because less bending will be happening. And why less bending? Because the relative refractive index कम हो गया. क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस के मटेरियल का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो बेंडिंग कम होगी. जब बेंडिंग कम होगी, तो अब हम लेंस को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि लेंस तो पावरफुल है ही. अब बेंडिंग कम सराउंडिंग मीडियम की वजह से हुई, ना कि लेंस की वजह से हुई. एंड इस चीज को काउंटर करने के लिए, हमको लेंस को, इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, पावर ऑफ द लेंस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम डिवाइडेड बाई एफ. क्योंकि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उस फैक्टर को, तो हम पावर ऑफ लेंस को फालतू में बदनाम कर रहे हैं. क्योंकि जो बेंडिंग ऑफ द लाइट कम हो रही है, वो लेंस की वजह से नहीं हो रही है, वो सराउंडिंग मीडियम की वजह से हो रही है. इसका मतलब सराउंडिंग मीडियम अफेक्ट्स द पावर ऑफ द लेंस. फिर से मैं कह रहा हूँ, द सराउंडिंग मीडियम इट अफेक्ट्स द पावर ऑफ द लेंस. हाउ इट अफेक्ट्स इज, जितना ज्यादा सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना कम रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया. और जितना कम रिफ्रैक्शन होगा, उतना कम बेंडिंग होगा. और हम फालतू में लेंस को दोष दे देंगे कि भाई लेंस की बेंडिंग कैपेबिलिटी कम है. बट ऐसा नहीं है, लेंस की बेंडिंग कैपेबिलिटी हो सकता है वो ज्यादा हो, बट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग मीडियम रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, और हम फालतू में दोष लेंस को देंगे. एंड उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर. इससे क्या होगा, हम पावर ऑफ द लेंस को बढ़ा पाएंगे.
क्योंकि आप इमेजिन करो कि अगर एक मीडियम के अंदर लेंस मौजूद है, और अगर आप पावर ऑफ द लेंस 1/f फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे, तो पक्की बात है मीडियम की वजह से फोकल लेंथ बढ़ेगा, और फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, पावर ऑफ द लेंस घट जाएगा। बट ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने ये इसको विजुअलाइज किया, इसको प्रूव किया। दिस इज नॉट द रियलिटी। So to counter that effect of the surrounding medium, the refractive index of the surrounding medium, we have to multiply it with mu l. जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पावर बढ़ाएंगे, जो कि सही बात है, हम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अब हमको ये पता चल गया कि पावर ऑफ द लेंस इज म्यू एल, या इसको मैं एन एल कह देता हूँ क्योंकि मैं एन एल लेके चल रहा हूँ। बोथ आर द वेज टू रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने इक्वेशन डिराइव किया है, अगर मैं दोनों साइड एनएल से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, सो आई विल गेट अ इक्वेशन लाइक 15 एनएल एनएल विल कैंसल, माइनस 10 एनएल, एंड दिस एनएल बाई एफ इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस। सो पावर ऑफ द लेंस का मुझे फॉर्मूला मिल गया। I got a relation like how the power of lens is dependent on this NL, and I can see that it is a linear relation. It's a linear equation, and since it is a linear equation, option B has to be correct. तो ideally इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर आप आंसर की देखोगे तो ऑप्शन ए को भी करेक्ट मार्क किया है। उसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी में ये कंसेप्ट नहीं बताया गया है। एनसीईआरटी में कहीं भी इस कॉन्सेप्ट का जिक्र नहीं है कि हाउ द सराउंडिंग मीडियम अफेक्ट्स द पावर ऑफ द लेंस। इस वजह से एक एजम्पशन ये लिया गया है कि 1/f को भी पावर मान लिया गया है, बिकॉज इन एनसीईआरटी nowhere it was mentioned that how the power gets affected because of the surrounding medium। तो आइडियली इसका एक्चुअल आंसर तो बी है, बट बिकॉज 1/f को भी पावर मान लिया गया है, तो इस इक्वेशन को भी एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप करते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो ये 1/x के फॉर्म में है। तो 1/x आपका एक कर्व होता है। आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। जब एनएल आपका 2 होगा तो इट विल बी लाइक 15 माइनस 20, सो -5/2, -2.5। तो अगर ये -5 है तो ये -2.5 है। तो ये बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पे आप एनएल की जगह पे 1.5 पुट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई तो 0, और अगर आप एनएल को 1 पुट करते हैं तो 5। तो अगर आप 1/f को पावर मानते हैं तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा, और अगर आप NL/f को पावर मानते हो तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। तो आइडियली इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, बट सिंस 1/f को भी हम पावर कंसीडर कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, बट this formula is applicable like power is equal to 1/f, it is only applicable when the surrounding medium is either the vacuum or the air। बट सिंस आईआईटी ने दोनों ऑप्शंस को करेक्ट एज्यूम किया है, तो आप ए या बी दोनों कंसिडर कर सकते हो। बट आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर मिल गई हो, विच इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो साथियों, हम लोगों ने फाइनली इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एनालाइज कर लिया है, एंड आई होप इस एक क्वेश्चन को अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है एकदम पेशेंस के साथ, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पॉलिश जरूर हुए होंगे। एंड मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने हर वीडियो के जरिए आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करूं, एंड बहुत बारीकियां हम डिस्कस करें। एंड JEE एडवांस में इन बारीकियों को ही टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क करिए। व्हाट्सएप, आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप मिलेगा, व्हाट्सएप करिए, आप मेरे साथ जुड़िए। हम लोग मिलके प्रिपरेशन करते हैं एंड JEE एडवांस में एक अच्छी रैंक क्रैक करते हैं। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।